प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम आपके लिए जैक के द्वारा जो पिछली साल का जो पेपर है यानी 2023 में जो बोर्ड एग्जाम हुआ है गणित विषय का आपका कक्षा 10 का, उसी पेपर को आपके लिए लेकर के आए हैं। उसका सॉल्यूशन ये आपके लिए एक प्रैक्टिस पेपर हो सकता है, एक मॉडल पेपर हो सकता है, आप जैसे भी समझिए वैसे ही। यहाँ से इस पेपर से आपको मैं गारंटी देता हूं कि 9 से 10 क्वेश्चन आपको हूबहू मैच करते हुए मिल जाएंगे, नहीं तो वैसे ही टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। और उम्मीद करता हूं कि 40 के 40 क्वेश्चन ही उसी पैटर्न पर आधारित रहेंगे, बस सिर्फ थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और खास रहने वाली है, तो इसको बिना स्किप किए हुए बच्चों अंत तक जरूर देखिएगा। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। तो चलिए बिना देर किए हुए है इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और ये हमारा जो महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है, इसमें हम लोग इस क्वेश्चन के पूरे डिटेल्ड सॉल्यूशन देखेंगे और बहुत सारे इसके कॉन्सेप्ट को भी हम यहां डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से बिना देर किए हुए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि 5005 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो चलिए देखिए 5005 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे। तो 5005 ऐसे लिखेंगे बच्चों, इसको इस तरीके से 5 से डिवाइड कर दो क्योंकि यूनिट प्लेस पे 5 है। तो 5 एक के 5 0 0 और 5 एक के 5। फिर ये किससे 11 से डिवाइड हो जाएगा, कितना 11 9 99 और 11 के 11। फिर ये 13 से डिवाइड होगा, 13 सते 91। फिर 7 से ये 7 एक के 7। तो 5005 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा बच्चों, अभाज्य गुणनखंड क्या होगा इसका, 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा। बढ़ते हैं बच्चों, दूसरा क्वेश्चन किस तरीके से आपको एल्गोरिथम से आएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो ये दिया हुआ a बराबर बी क्यू प्लस आर है, इसमें a बराबर 72 है, q बराबर 8 है, r बराबर 0 है। r 0 जैसे रख दोगे तो ये a बराबर बी क्यू बच जाएगा। इसमें q बराबर 8 है तो आपका 72 बराबर क्या लिखेंगे, b इंटू 8, राइट। तो यहां से 8 8 9 72, तो b बराबर कितना मिल गया 9। तो b का मान कितना आएगा बच्चों, 9 हो जाएगा इसका सही आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3। तो कह रहा है 3√2 क्या है। तो ये एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय। ध्यान दीजिए ये 3 परिमेय है, √2 अपरिमेय है, तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल भी अपरिमेय होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। देखो बच्चों कितने आसान आसान क्वेश्चन आए हुए हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपके आएंगे। मैं एकदम दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको इसमें से 40 के 40 क्वेश्चन ही मिल जाएंगे। ये नहीं है कि हूबहू वही वही आएंगे, लेकिन वैसे ही पैटर्न के क्वेश्चन आएंगे। हाँ, लेकिन 8 से 10 क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम वैसे भी आएंगे, इसलिए वीडियो आपके लिए बहुत ही खास रहने वाला है। चलिए इसमें कॉन्सेप्ट भी कुछ डिस्कस करना पड़ेगा। देखिए ये 35/50 क्या इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है या अशांत है। तो क्या करेंगे, 50 का पहले हम लोग इसका प्राइम फैक्टर यानी कि अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सो 2 से ये 25 बार में कट जाएगा, फिर 5 से कटेगा कितनी बार में, 5 बार में, फिर 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 बार में। तो 50 को लिख सकते हैं 2 की घात 1 गुणा 5 की घात 2। सो ये इसका फैक्टर हुआ। इसलिए जब अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिएगा, अगर कोई संख्या x है जो कि p बाई क्यू के रूप में लिखी हुई है, ये शांत होगी कब, जब q का जो रूप है वो होगा 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का होगा, 5 की पावर n, जहां m और n आपकी प्राकृतिक संख्याएं होनी चाहिए या फिर आपका पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो q यानी कि नीचे वाला जो नंबर है 50, उसका रूप कैसा है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का है। इसलिए ये जो दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा, शांत होगा। अगर किसी संख्या p बाई क्यू के रूप में जो लिखी हुई है उसका रूप जो है इस रूप में नहीं बन पाता है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का, तो वो अशांत होगी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बच्चों। तो ये देखिए 5 नंबर का जो क्वेश्चन है, एक ग्राफ दिया हुआ है, px y बराबर px का ग्राफ दिया है, बहुपद px के शून्यकों की संख्या कितनी है ये आपसे पूछ रहा है। ऐसा क्वेश्चन एकदम फिक्स है, ये एकदम फिक्स है, आपको आना ही आना है, कोई दूसरा ग्राफ भी दे देगा। तो कैसे निकालते हैं, एकदम इजी क्वेश्चन है और 100% आएगा। तो देखिए जो भी ग्राफ देगा उसको आपको x अक्ष पे देखना है कि कितनी जगहों से होकर के वो गुजर रहा है, x अक्ष को कितनी जगहों पर काट रहा है। जैसा कि इस
ग्राफ में दिख रहा है कि ये x अक्ष को दो जगहों पर काट रहा है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी बच्चों। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका 2 शून्यक होंगे, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो बच्चों ये यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 6, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 15 का शून्यक क्या होगा। तो बहुपद का शून्यक निकालने के लिए उसको बराबर 0 रखते हैं। अब यहाँ पे जैसे बराबर 0 रखोगे तो x प्लस रूट का 15 ऐसे ये फैक्टर बनेगा, और x माइनस रूट का 15 ये इसका दूसरा फैक्टर बराबर 0 होगा। तो यहाँ से x बराबर 2 मान मिलेंगे, माइनस का रूट का 15 और प्लस का रूट का 15, कॉमा देके रूट का 15। तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे आपका, ऑप्शन नंबर 3 में लिखा है माइनस रूट 15 और प्लस रूट 15, इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। कह रहा है कि इस बहुपद ए और बी अगर हैं तो ए प्लस बी का मान क्या होगा। तो ए प्लस बी का मान हो जाएगा माइनस बी बाई ए, यानी कि माइनस ऑफ माइनस 2 बाई 1, दैट मीन्स की 2। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 2 सही होगा। अब जरा इसका कॉन्सेप्ट देखना, अगर कोई बहुपद पी एक्स बराबर है बच्चों ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसके शून्यक अल्फा और बीटा अगर हैं, तो इनका योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस का बी बाई ए, और इनका गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होता है ये सी बाई ए। अब यहाँ अल्फा की जगह ए दिया हुआ है और बीटा की जगह बी दिया हुआ है इसके शून्यक। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे a प्लस बी बराबर आपका माइनस बी बाई ए वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, और यहाँ से a बराबर देखो कितना है 1 है, b बराबर कितना है -2 है, और c बराबर है -8। ये सब वैल्यू कंपेयर करके हम लोग इस वाले इक्वेशन से रख देंगे यहाँ पर, तो आंसर मिल जाएगा। यही कॉन्सेप्ट इसमें यूज हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, जब दो चर वाले रैखिक समीकरणों का आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं, कैसी रेखाएं, प्रतिच्छेदी, तो दो रेखाएं प्रतिच्छेद कराती हुई आप बना लीजिए इस तरीके से, जैसा आप फिगर में मैं बनाते हुए आपको दिखा रहा हूं। ये एक बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो इनके हल पूछ रहा है। हल क्या होता है, नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट, नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट, कॉमन पॉइंट, राइट। दोनों इक्वेशन से जो ग्राफ बनता है उनका नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन पॉइंट मिल रहा है, सो इसका कितना सॉल्यूशन होगा, ओनली 1 सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बच्चों। ये देखो, इसको 9 नंबर में कह रहा है कि ये दो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दिया हुआ है, इसका अनंत हल, अनंत हल इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस की बात कर रहा है, ये कब होगा, तो कंडीशन क्या होगी। ये अगर होगा अनंत हल तो कंडीशन क्या होगी। ध्यान देना, अनंत हल का मतलब है कि इसके कॉमन पॉइंट कितने मिल रहे हैं, इनफाइनाइटली मेनी कॉमन पॉइंट्स मिल रहे हैं। अगर ये पहली लाइन L1 है और इसी पे एक दूसरी लाइन बना दी जाए, इसका नाम है L2, तो दोनों पे आपको इनफाइनाइटली मेनी जो है कॉमन पॉइंट्स मिलते हैं, वही इसके सॉल्यूशन होंगे अनंत हल। यानी कि रेखाएं कैसी होती हैं, समपाती होती हैं। समपाती होने के लिए इनके सभी अनुपात बराबर होने चाहिए, यानी कि a1 बाई a2 बराबर होगा b1 बाई b2 के, और बराबर c1 बाई c2 के होगा। तो ये वाला जहां भी होगा ऑप्शन वो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 में ये लिखा है, तो ये सही हो जाएगा बच्चों। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ डियर। तो 1/4 क्वेश्चन हम लोग कवर कर चुके हैं। तो देखिए ये दिया हुआ है, ये दोनों समीकरणों का हल क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है बच्चों। तो ध्यान देना, ये इसका रेशियो निकाल लो, तो 2/3 आया। दूसरा रेशियो क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ये दोनों बराबर नहीं है, यानी कि a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। सो दैट मीन्स की रेखाएं कैसी होंगी, ये प्रतिच्छेदी होंगी, यानी कि कितने हल होंगे, एक हल होंगे। वो हल कौन सा है, तो वो आपको यहाँ ऑप्शन से देख करके चुनना है, इसका हल कौन सा है। तो आप क्या करो, एक एक वैल्यू उठा करके दोनों समीकरणों को सेटिस्फाई कराओ। तो x बराबर 2, y बराबर -1 यहाँ रखो, 2 रखोगे 4, -1 बराबर कितना आएगा 3। सो नॉट, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको रखेंगे -2 और 1। सो -2 रखेंगे तो -4 और +1 नॉट इक्वल टू 5। ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब x बराबर 2, y बराबर 1 रखते हैं, तो
यहाँ पे जैसे 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 और प्लस का 1 बराबर 5 हो रहा है। क्या दूसरे वाले को सेटिस्फाई करता है? तो 2 3 6 प्लस का 2 बराबर 8। हाँ, सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 में जो लिखा हुआ है x बराबर 2 और y बराबर 1, इन दोनों रैखिक समीकरण युग्मों का जो है सॉल्यूशन होगा। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। समीकरण निकाय दिया हुआ है ये दोनों, इसके अद्वितीय हल होने के लिए, अद्वितीय हल का मतलब है सिर्फ और सिर्फ एक हल, सिर्फ और सिर्फ एक हल, राइट। एक हल होने के लिए अभी मैंने ऊपर में कंडीशन बताई कि रेखाएं कैसी होती हैं, ये देखो प्रतिच्छेदी होंगी और उनकी कंडीशन क्या होगी, a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, ये वाली केस होगी। तो अद्वितीय हल होने के लिए p का मान क्या होगा, तो a1 बाई a2 यानी कि 4, यहां से ये a1 है, ये a2 है, ये b1 है और ये b2 है। तो a1 यानी कि 4/2 नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए आपका, P और बटे में 2, सो 2 से 2 कट जाएगा, सो P डज नॉट इक्वल टू 4, P डज नॉट इक्वल टू 4 इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 में जो दिया है वही सही होगा। P का मान क्या होगा, P नॉट इक्वल टू 4, ये वाला सही आंसर होगा। कब, जब इसका अद्वितीय हल होगा तब। अद्वितीय हल होने के लिए केस है a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, ये केस होती है, यानी कि एक हल होता है अद्वितीय हल का मतलब। अगर एक सॉल्यूशन होगा उसी को अद्वितीय हल बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। अब आगे बढ़ते हैं, कौन सा द्विघात समीकरण है ये आपको पहचानना है। तो आप देखिए पहला ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 2x बराबर 2x माइनस का 6। तो 2x से 2x कटेगा और ये 6 इधर आएगा माइनस का, तो 7 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0, ये दो घात समीकरण है। तो पक्का ऑप्शन नंबर 1 ए वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। यही द्विघात समीकरण है, बाकी द्विघात समीकरण नहीं बनेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बच्चों। तो यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए दिया हुआ है द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इसका आपको विविक्तिकर पूछ रहा है। तो जैसे कोई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0 कोई द्विघात समीकरण होता है, तो इसका जो विविक्तिकर होता है d बराबर वो होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये b स्क्वायर माइनस 4ac वाला मान इसमें बैठाना है। तो यहाँ पे ये मान किसका है, a का, -7 बराबर क्या है, b है, और 6 किसके जगह पे, c। तो यहाँ पे d बराबर क्या लिखेंगे, b, यानी कि 7 7 49, 49 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 6, तो क्या बन जाएगा 49 माइनस 4 दूनी 8 6 48 हो जाएगा। दैट मीन्स कि 49 माइनस 48 बनेगा 1। तो 1 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 बच्चों इसका करेक्ट हो जाएगा, ये वाला। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो 14 देखिए कह रहा है द्विघात समीकरण ये दिया हुआ है, इसके मूल बराबर है, मूल बराबर है तो p का मान क्या होगा। अगर मूल बराबर होता है तो डिस्क्रिमिनेंट यानी विविक्तिकर का मान 0 होगा, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा। तो यहां से b की जगह पे कितना है, माइनस p, यानी कि p स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है आपका 1 है, यहाँ पे 1 इंटू c कितना है 4, सो बराबर 0 लिखेंगे। सो यहां से p स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0, सो p बराबर प्लस माइनस क्या हो जाएगा 4 आंसर हो जाएगा। सो आंसर ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, p बराबर प्लस माइनस 4, राइट। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बच्चों। देखो क्या कह रहा है, द्विघात समीकरण इसकी घात पूछ रहा है। द्विघात समीकरण है और इसकी घात भी, तो जाहिर सी बात है द्विघात समीकरण की घात 2 ही होगी। तो यहां से ये ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं बच्चों, इतने आसान आसान। अब एक एपी द्वितीय है, इसका सारवंतर पूछ रहा है। ये एपी है तो पक्की बात है 1.7 में से क्या घटा देना है, 0.6 घटाएंगे तो 1.1 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। यानी जैसे a1 है, a2 है, a3 है, तो a2 माइनस a1 करो या a3 माइनस a2 करो, मतलब अगले वाले पद में से उसके ठीक पहले वाले पद को घटा दीजिएगा तो वो आता है सारवंतर, और इसको निरूपित किया जाता है d से। तो आंसर क्या हो जाएगा, पहला वाला सही होगा, 1.1 इसका सारवंतर होगा। अब बच्चों देखो ये आपकी किताब का जो है एग्जाम्पल है 10 7 4 एंड सो ऑन का 30वां पद पूछ रहा है, यानी A30 की बात कर रहा है। तो क्या होगा, A प्लस
30 - 1 इंटू में d, यहां से d कितना है बच्चों, तो 7 - 10 अभी आपने निकाला सार्वंतर, इसमें से इसको घटा देंगे तो क्या बन जाएगा, -3 बन जाएगा। सो ए कितना है, 10 है, ये है आपका a, तो 10 प्लस 30 - 1 हो जाएगा 29 इंटू में -3 बराबर 10, और प्लस में प्लस क्या माइनस साइन हो जाएगा माइनस, ये 30 या 90 में से 3 कम कर देंगे तो कितना बन जाएगा आपका 87। अब 10 - 87 कितना हो जाएगा, -77, इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बच्चों इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ डियर। तो 18 देखिए दिया हुआ है 2 + 7 + 12 प्लस एंड सो ऑन का 10 पदों का योग, यानी कि S10 बराबर कितना होगा, राइट। तो यहाँ पे n की जगह पे कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, तो हम लोग n की जगह 10 लिखेंगे। सो 10/2 और यहाँ लिखेंगे 2 टाइम्स a कितना है यहाँ पे 2 है, सो 2 + n - 1 यानी कि 10 - 1 इंटू d कितना है, 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा, और इसमें वैल्यू रख देंगे तो ये बचेगा डिवाइड करने पे 5, और इंटू में 4 प्लस 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचे 45, और 4 49 हो जाएगा। सो 5 इंटू 49 यानी कि 9 बचे 45 के 5 बचता है 4, और 5 चौके 20, 4 24। सो 245 आई थिंक इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 245 245 इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला जो है देखते हैं 19, लिखा हुआ है सभी वर्ग होते हैं, तो सभी वर्ग समरूप होते हैं बच्चों, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप। अब आगे बढ़ते हैं, दिया हुआ है एक त्रिभुज में D और E क्रमशः AB और AC पर 2 बिंदु हैं तथा DE पैरेलल BC है। यदि AD रेशियो DB बराबर 2:3 है और AE बराबर 1.6 है तो EC का मान क्या होगा। ये देखिए पहले ABC आप एक त्रिभुज बना लीजिए, ये है आपका A, ये है आपका B और ये है C। अब इसमें कह रहा है D एवं E क्रमशः AB और AC पर 2 बिंदु हैं, D और यहाँ पर आपका E है, ये E है और ये D है, और कह रहा है कि DE पैरेलल BC है। ये जो DE है वो DE पैरेलल BC है, यानी कि अब इसमें हम लोग क्या लगा सकते हैं, थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं बच्चों, राइट। और अब देखिए क्या कह रहा है, साथ ही साथ में यदि AD रेशियो DB, AD बाई DB बराबर दिया हुआ है 2/3, AD बाई DB, AD और बाई DB यानी कि ये 2 है तो ये 3 बनेगा, राइट। अब AE दिया हुआ है 1.6 और दिया हुआ है, ध्यान देना, तो EC का मान क्या होगा, EC आपको निकालना है, तो ये बराबर किसके हो जाएगा, आपका AE बटे में EC हो जाएगा। सो 2/3 बराबर AE का मान 1.6 बटे EC लिखा हुआ है। अब यहाँ से इसे काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.8 बनेगा। सो यहाँ से EC को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो EC बराबर हो जाएगा 3 गुणा 0.8 यानी कि 2.4 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है ये, तो सही हो जाएगा बच्चों। इस तरीके से बाय द थेल्स थ्योरम ये हमने इसको आंसर निकाला। तो इसमें थेल्स थ्योरम लगेगा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, तो आप ध्यान रखिएगा, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको 100 में 100 सही करना है तो आपको थोड़ा बहुत तो मेहनत करनी ही पड़ेगी बच्चों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो कह रहा है कि 2 त्रिभुज समरूप हैं, ABC समरूप DEF और BCEF का अनुपात इतना है, तो इन दोनों एरियाज, इनके एरिया के अनुपात क्या होंगे। देखो यहाँ पे BC और EF इन दोनों भुजाओं को देखो, EF ये वाली भुजा है और BC ये, यानी कि ये एक दूसरे की क्या है, संगत भुजाएं हैं। तो दोनों त्रिभुजों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर होगा, यानी कि 3/5 का होल स्क्वायर यानी कि 9/25 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 ये सही होगा। ये आपकी थ्योरम है बच्चों कि जब कोई 2 त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है।
तो ये थ्योरम है, उसी का यूज करके ये आंसर हो जाएगा 9:25। अब अगला क्वेश्चन है, दो बिंदु दिए हुए हैं, इनके बीच की दूरी क्या होगी, यानी पी क्यू बराबर क्या होगा। तो आप ध्यान देना यहाँ पे -3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -4 - 0 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगा देंगे तो हो जाएगा 9 + 16 और स्क्वायर रूट के भीतर में आपका बन जाएगा 25 और निकलेगा तो 5 इकाई इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यूनिट नहीं दी हुई है तो आंसर बनेगा 5 इकाई। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, अगर P इसका निर्देशांक x1 y1 है, दूसरा बिंदु है Q जिसका निर्देशांक x2 y2 है, तो इन दोनों के बीच की दूरी PQ जो होगी वो होती है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट के भीतर में बच्चों ये फॉर्मूला होता है जो इसमें लग गया है। अगर एक मूल बिंदु है तो इसी का स्क्वायर इन्हीं दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, स्क्वायर रूट निकाल देंगे, वही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बच्चों। देखिए, दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु पूछ रहा है। मध्य बिंदु का मतलब इन दोनों को जोड़ो, आधा कर दो, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, 1 3 4 का आधा 2 हो जाएगा, और 2 और 4 को जोड़ो, आधा कर दो, 6 का आधा 3, 2, 3 इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ये। तो दो बिंदु अगर x1, y1 और x2, y2 है, ये P है और ये Q है, तो इन दोनों का मध्य बिंदु होता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2, ये इसका मध्य बिंदु होता है बच्चों। मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है मिड पॉइंट, ये आप ध्यान रखिए, इसी का यूज यहाँ किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर कह रहा है, ये दो त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपको निकालने के लिए कह रहा है। तो ध्यान देना, एक्सिस सिस्टम बना करके भी आप कॉमन सेंस का यूज करके भी इसका बना सकते हो। एक पॉइंट है 0, 0, आगे दिया हुआ है 4, 0, यानी कि यहाँ पे अगर ये है 4, 0 और अगला पॉइंट है आपका 0, 1, यानी कि ये है आपका 0, 1। अब इसको जैसे ही मिलाइएगा तो यहाँ पे आपको राइट एंगल बनेगा और ये त्रिभुज बन जाएगा। ये 1 इकाई है, ये 4 इकाई है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 1/2 गुणे आधार कितना है 1 इंटू आधार कितना है 4 और ऊंचाई कितनी है 1, यानी कि 2, 2 से ये 2 कट जाएगा तो 2 यूनिट इसकी एरिया हो जाएगा। सो आंसर क्या आएगा आपका 2। इस तरीके से बच्चों भी हम कर सकते हैं और एरिया वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। हम लोग जो जानते हैं कि 1/2 इंटू x1 इंटू y2 - y1 प्लस x2 इंटू y3 - y1, y2 - y3 रहेगा बच्चों पहले वाले में, x1 इंटू y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 इंटू y1 - y2, ये वाले फॉर्मूले का यूज करके भी आप निकालिएगा तो यही आंसर आएगा। और ये है हमारा अल्टरनेटिव मेथड, दूसरा तरीका यानी कॉमन सेंस यूज करके। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में ऐसे ही सोचा जाता है बच्चों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। कह रहा है cos A बराबर 3/5 दिया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री का है। सो cos यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे, यहाँ पे ये वाला बिंदु है A, यानी कोण A के लिए है, और यहाँ 90 डिग्री है, ये A है, ये B है और ये C है। तो कह रहा है कि ये आधार बटे कर्ण होता है, क्या होता है, आधार और बटे में कर्ण, यानी आधार जो है वो है आपका 3 और ये है आपका 5, तो ये आपका बन जाएगा 4। तो पूछ रहा है कॉसेक ए का मान क्या होगा, तो साइन ए बराबर हो जाएगा 4/5, तो साइन का उल्टा हो जाता है कॉसेक ए बराबर 5/4, इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है बच्चों 5/4, ये सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 26 नंबर। कह रहा है 2 sin a बराबर √3, तो यहाँ से साइन ए बराबर क्या लिख सकते हो, √3 और बटे में 2, और साइन ए बराबर √3/2, तो ए का मान क्या होगा, ए क्या है, एंगल, मतलब साइन कितने डिग्री का मान जो है √3/2 होता है, तो ये होता है 60 डिग्री का। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर 3, ये आपको थोड़े मान याद रखने पड़ेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर ये है, लिखा हुआ cot 90 - a, यानी cot 90 - थीटा बराबर होता है tan थीटा, यानी कि आंसर हो जाएगा tan a। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं sin 90 - a बराबर हो जाएगा cos a, और cos 90 डिग्री - a बराबर हो जाएगा आपका sin a, और उसके बाद फिर tan
90 डिग्री माइनस ए बराबर हो जाएगा कॉट ए, और कॉट 90 डिग्री माइनस ए हो जाएगा आपका टेन ए। उसके बाद सेक 90 डिग्री माइनस ए हो जाएगा कॉसेक ए, और कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए हो जाएगा आपका बच्चों सेक ए। ये फॉर्मूले होते हैं, ये आपके यूज किए जाते हैं और इस पर भी एक क्वेश्चन आता है। ये आपके पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात वाले फॉर्मूले हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। देखिए डायरेक्ट जो है सर्वसंख्या पूछ ली गई है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान क्या होता है, तो ये 1 होता है बच्चों। इसी तरीके से दो सर्वसंख्याएं और हैं, वो क्या होती हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, इसका भी मान 1 होता है। ये सर्वसंख्या नंबर 2 है, ये 1 है। और तीसरी सर्वसंख्या होती है कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर 1। तो ये तीनों सर्वसंख्या याद रखेंगे बच्चों। ये आपके साइड में मैं जो बता दे रहा हूं इसको भी लिखते चलिएगा, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अब कह रहा है एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, एक मीनार है और इस मीनार के शीर्ष, ये इसका शीर्ष है, इसका उन्नयन कोण कितना है आपका, उसके पाद से 15 मीटर। ये मान लीजिए ए बी मीनार है, ये मीनार है, तो इसके पाद से ये मान लीजिए सी पॉइंट है, सी पॉइंट पे ये 60 डिग्री का है जो 15 मीटर की दूरी पर है। 15 मीटर उसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर है, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो मीनार की ऊंचाई क्या है, मान लीजिए मीनार की ऊंचाई ए बी जो कि एच है। तो हम लोग क्या करेंगे टेन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री बराबर एच अपॉन लंब बटे आधार होता है, तो एच अपॉन 15, राइट। सो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, एच बराबर 15 गुणे टेन 15, राइट। टेन 60 डिग्री, टेन 60 का मान कितना होता है बच्चों, तो साइन 60 बटे कॉस 60 हम लोग कर लेंगे, √3/2 बटे 1/2 यानी कि √3 हो जाएगा, यानी 15 गुणे √3 मीटर आंसर हो जाएगा, यानी कि 15√3 मीटर ये आंसर हो जाएगा। मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, 15√3 मीटर। ये क्वेश्चन बच्चों बहुत ही खास है, ऑब्जेक्टिव के लिए कई बार आया हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों 30 नंबर, किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है। तो एक वृत्त जैसे ये है, तो इसके बाह्य बिंदु कहीं पर ले लो, ये P है, तो इससे सिर्फ और सिर्फ 2 ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। किसी बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं, मान लीजिए Q और ये R है, तो 2 ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। सो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 ये सही हो जाएगा। बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। ये एक आकृति दी हुई है, इसमें कोण OPA 35 है, तो AOP का मान आपको पूछ रहा है। AOP यानी यहाँ पर ये जो कोण है ये कितना होगा, ये 90 डिग्री का कोण है, क्योंकि स्पर्श रेखा जो होती है उस पर त्रिज्या लंब होती है। त्रिज्या और स्पर्श रेखाएं दोनों एक दूसरे पर लंब होती हैं, तो ये 90 है, ये 35 है, तो 9 3 12 125 डिग्री का टोटल कोण बन गया। 180 में से हम 125 डिग्री घटा देंगे, तो जितना आएगा वो आपका आंसर बन जाएगा। तो यहाँ 10 में से 5 जाएगा 5, और यहाँ पे बचता है 7, 17 17 12 5 17 55 डिग्री इसका सही आंसर हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पे जैसे इसको 5 50 ये 30 55 डिग्री, इसका ऑप्शन नंबर 1 ये सही हो जाएगा। इस तरीके से निकालेंगे त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 होता है, उस वाले का कॉन्सेप्ट का यूज करके। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 32 है, कह रहा है एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई। एक सर्कल है इस तरीके से, कह रहा है ये इसका केंद्र O है। कह रहा है कि यदि एक बिंदु P से, P एक बिंदु है, मान लीजिए ये P है, यहां से PA और PB, यहाँ दो स्पर्श रेखाएं ऐसी हैं, ये देखो यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है, ये PA हो गई, ये PB हो गई, इनको हमने जोड़ दिया इस तरीके से, और इनके बीच में 80 डिग्री का यहाँ कोण बन रहा है। अब कह रहा है परस्पर 80 डिग्री कोण पे झुकी है, तो कोण POA का मान कह रहा है, POA, राइट। तो यहां से जैसे इसको मिलाइएगा, तो यहाँ पे ये जो कोण बन रहा है इसी कोण का मान पूछ रहा है, कोण POA। तो ये 80 जैसे ही मिलाइएगा, तो ये वाला कोण कितना बनेगा, 40 डिग्री बनेगा, ये 90 रहेगा, 90 और 40 कितना बन जाएगा, 130। तो 130 बनेगा, तो यहाँ पर कितना कोण बन जाएगा, वो 50 डिग्री कोण बन जाएगा बच्चों, राइट। क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है,
180 होगा और ये कोण आपका अर्धक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाली और ये लाइनें क्या हैं? बराबर हैं, राइट। और साथ ही साथ में ये वाली भी लाइनें आपस में बराबर हैं। सो ये जो है आपकी समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक हो जाएगी। इसलिए इसका आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 50 डिग्री, ये सही हो जाएगा। चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। 33 निम्न में से कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है? तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया ऑफ सर्कल, दिस इज पाई आर स्क्वायर। अगर कोई वृत्त है जिसकी त्रिज्या आर है तो उसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पहला वाला ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा बच्चों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। यहाँ पे कि यदि किसी अर्धवृत्ताकार खेत की त्रिज्या इतनी है तो उसका परिमाप पूछ रहा है। ये ध्यान देना, ये रहा आपका अर्धवृत्ताकार खेत, ये इसका मान लो है केंद्र, ये है त्रिज्या आर। तो इसकी जो परिधि है, परिधि कितनी हो जाएगी? टोटल अगर सर्कल होता, सर्कुलर शेप का है, तो यहाँ ये ए है, ये बी है, तो ए बी जो लंबाई होगी वो कितनी होगी? 2r। और आर्क ए बी कितना हो जाएगा? ये आपका पाई आर हो जाएगा। सो दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे जो है टोटल परिमाप हो जाएगा। परिमाप की लेंथ कितनी हो जाएगी? 2r प्लस पाई आर। अगर r इसमें से कॉमन ले लें तो क्या बन जाएगा? आपका 2 प्लस पाई बन जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, देखिए कैसे निकालेंगे इसको। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए 7 है तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुना 7 प्लस इसमें रखेंगे 22/7 गुना 7, 7 से 7 कट जाएगा, बराबर यहाँ पे आपका बन जाएगा 7 दूनी 14 प्लस 22, और ये 4 और 2 मिलकर के 6 और 2 और 1 मिलकर 3, 36 सेंटीमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। 36 सेंटीमीटर उसका परिमाप या उसकी परिधि होगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 के बाद 35 नंबर पर। कह रहा है 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका कोण 120 डिग्री है? तो या ध्यान देना, ये है इसका सेंटर। त्रिज्य खंड की बात कर रहा है, यानी त्रिज्या के द्वारा जो खंड बनाया जा रहा है, तो ये कोण है 120 डिग्री। आपको ये वाला एरिया पूछ रहा है कितना होगा। ये इसका सेंटर ओ है और त्रिज्या कितनी है? 42 सेंटीमीटर है। तो हम लोग क्या करते हैं, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू में पाई आर स्क्वायर, ये इसका एरिया होता है। तो इसमें फॉर्मूले में रखेंगे और देखिए थीटा कितना है आपका? 120 डिग्री बटे 360 डिग्री। तो 12 तिया 36, 1/3 इंटू में पाई यानी 22/7 इंटू में आर यानी कि 42 इंटू 42, 7 छंग 42, राइट। तो यहाँ पे बच जाता है बराबर 1/3 गुणा 22 गुणा 6 गुणा 42। तो यहाँ से 3 से ये कट जाएगा 2 बार में, 22 दूना 44 इंटू में 42। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो यहाँ पे देखना, इसको मल्टीप्लाई करिए 42 इंटू 44, तो 4 दूनी 8, 4 चौक 16, ये 8 6 1 हो जाएगा। 8 8 से 14 की 4 बचता है 1, 6 1 7 और 1 8 और 1 18, 18 48 इसका सही आंसर हो जाएगा। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, 18 48 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 35 का। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। देखिए क्या है, घनाभ के कोरों की लंबाई दी हुई है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। तो घनाभ का विकर्ण क्या होगा? विकर्ण होता है घनाभ का इनकी लंबाइयों के वर्गों के योग के वर्गमूल के बराबर होगा। तो 3 का स्क्वायर यानी 9 प्लस 4 का 16 प्लस 12 का 144, जोड़ देंगे 16 9 25 और 144 तो हो जाएगा 169, और वर्गमूल निकालेंगे तो 13 सेंटीमीटर ये आंसर आएगा बच्चों। ये आपका हो गया। अगर घनाभ है जिसकी लंबाई l, चौड़ाई b और ऊंचाई h है, तो इसका जो विकर्ण होता है बच्चों, तो घनाभ का विकर्ण होगा वो होगा l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखेंगे तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या बन जाएगा? 13 सेंटीमीटर निकल के आता है। अब बढ़ते हैं, प्रथम 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का माध्य पूछ रहा है। माध्य, प्रथम 3 लगातार प्राकृतिक, 3 लगातार की बात करें तो पहली प्राकृतिक संख्या 1 2 और 3, तो 2 1 3 3 6, 6/3 बराबर कितना हो जाएगा? 2, 2 इसका सही आंसर
हो जाएगा। मतलब नंबर ऑफ जितना भी ये नंबर दिया हुआ इन सबका योग, और ये कितने नंबर्स हैं, 3 है तो 3 से भाग दे देना है। तो ये आपका माध्य निकल गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बच्चों। कह रहा है संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है। तो संचयी बारंबारता वक्र को हम लोग त्वरण कहते हैं। संचयी बारंबारता वक्र, संचयी बारंबारता वक्र जो होता है उसको हम लोग त्वरण कहते हैं। राइट, आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की क्या प्रायिकता है। पासे में 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, यानी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, 6। और जो नंबर ऑफ अकरिंग चांसेस हैं, यानी इवन नंबर आए कि सम संख्या आए, कौन कौन सी, 2 आ सकती है, 4 और 6, ऐसी कितनी है, 3। सो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी अकरिंग even numbers, so this is 3/6, that means 1/2 इसका सही आंसर होगा। सो 1/2 इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बच्चों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन है इनमें से। आपको ये बहुत ही खास क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो प्रायिकता का मान आप देख लीजिए बच्चों, किसी घटना की प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच में ही होता है। न्यूनतम 0 हो सकता है और अधिकतम 1 हो सकता है, इसी के बीच में होगा। यानी प्रायिकता का मान कभी नेगेटिव नहीं होता है, राइट, और 1 से बड़ा नहीं होता और 0 से छोटा, यानी नेगेटिव नहीं होता है। तो ये सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, यही सही नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 जो है प्रायिकता का मान नहीं हो सकता। सो सही आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 2। क्यों, क्योंकि इसका मान 1 से बड़ा है, 2.5 है। तो इस तरीके से बच्चों आपने देखा, जो पिछले साल जो क्वेश्चन पेपर आया हुआ है उसका पूरा विस्तृत सॉल्यूशन मैं आपके सामने रखा, और ये आपका प्रैक्टिस पेपर था एक प्रकार से। बहुत ही अच्छा, बहुत बेहतर होगा, उम्मीद करता हूँ। अभी काफ़ी टाइम है, आपकी प्रिपरेशन बहुत ही बेहतरीन होगी। तो ऐसे ही अब कुछ और प्रैक्टिस पेपर लेकर के आते रहेंगे, आपके लिए प्रैक्टिस करवाते रहेंगे हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर के। सो मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद बच्चों।